छुपा। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ख़ास है। हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि अपने दूसरे सेगमेंट में आप ये सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और आज जो फ्राइडे का दिन होता है, हमेशा ये सेगमेंट बड़ा ख़ास होता है क्योंकि इसमें बात की जाती है आपके नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये सेगमेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये समझ लीजिए। जिनको पहली दफ़ा ये मौका मिल रहा है चैनल देखने का, ये प्रोग्राम देखने का, उनसे मैं उनको ये बताता चलूँ कि हमारे जिस्म के साथ कोई भी अगर बीमारी या कोई मसला हमें दरपेश होता है तो देखने में ये आया है कि हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ हम सारे ही डॉक्टर्स हैं, ख़ुद से अपना इलाज करना जानते हैं। तो उमूमन होता ही है पूरी दुनिया में कि डॉक्टर से रुजू किया जाता है। और अगर नफ्सियात के साथ कोई मसला हो तो पहले कोशिश करते हैं कि कोई तरीका ऐसा हमारे यहाँ जो है गंडे तावीज़ या और इस तरह के मामलात हैं उसके ज़रिए अगर उसको हल कर लिया जाए तो ठीक है, मगर डॉक्टर से रुजू नहीं किया जाता। और यही वजह है कि हमारे यहाँ ये मसाइल बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है, हमें इन तमाम चीज़ों का इदराक नहीं है कि इसको भी बीमारी कहा जाता है और ये वाक़ईतन एक बीमारी है जो इंसान के साथ लाक हो सकती है। उसकी बहुत सारी अशकाल हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते आए हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपको ये बात समझाई जाए कि जो नफ्सियात के साथ मामलात और मसाइल हैं किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये पैदाइशी भी हो सकते हैं। बस औक़ात ऐसा होता है कि ये उम्र के एक बड़े हिस्से में जाकर ये जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपको हो सकता है कि मसाइल हों, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही है कि आपको इसके बारे में बताया जाए। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफीक टी यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़े तवील अरसे से अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं इस शोबे में। और उनके साथ ही हमने पिछले कई माह से, बल्कि एक साल से ज़्यादा का अर्सा हमें हो चुका है, बल्कि इससे भी हो सकता है कि ज़्यादा वक्त हो चुका हो, कि हमने नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करना शुरू की और लोगों तक आगाही पहुँचाना शुरू की। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे ख्याल में एक साल 2 साल के करीब जो दो है साल वो प्लस हो गए बिल्कुल। प्लस हो गए हैं। बिल्कुल टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर गया है और शुक्र है कि कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है, क्वेरीज भी आ रही हैं, सवालात भी आ रहे हैं। पहले जब हमने जिस वक्त ये शुरू किया था तो ऐसा नहीं लगता था कि लोगों की शायद कोई इसमें दिलचस्पी होगी, मगर थैंकफुली अब लोग न सिर्फ इसको देख भी रहे हैं बल्कि अब सवालात भी भेज रहे हैं। तो मैं वही सवालात आपके सामने रखता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा सेंटर के हवाले से बात हो कि हमारे यहाँ कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि जब बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा होता चला गया तो हुआ ये कि इसमें मशरूम ग्रोथ होना शुरू हुई, इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हो गई मुख्तलिफ। इसमें फिर नॉन क्वालिफाइड लोग भी जो है आ गए और फिर जो जनरल फिजिशियन थे वो भी इस फील्ड में उतर गए और उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। अब सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी हो गया। बहरहाल अब ये कि आपने सेंटर को एक्सपेंशन की तरफ लेकर गए हैं और खुदा का शुक्र है वो पहुंच भी गया है तकरीबन आखिरी मराहल तक। तो चाहूँगा पहले थोड़ा उसका तस्करा हो जाए। जी, कहाँ तक पहुँचा है सिलसिला? जी बिल्कुल। फॉर्चुनेटली जो है इस वक्त हम इस पोजीशन पे हैं यासिर के नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिसेप्शन, ओपीडी, फार्मेसी ओपन कर सकेंगे। तो दैट विल सर्व इंशाल्लाह आउट पेशेंट पॉपुलेशन जो है। इन पेशेंट्स में पुरानी जो है बिल्डिंग और उस वक्त हमारे पास तकरीबन 14 बेड्स हैं वो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। और वो इंशाल्लाह इन पेशेंट फैसिलिटी जो नए बिल्डिंग में जो है वो इंशाल्लाह विल टेक अनदर 3-4 वीक्स। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज में जो है ना आउट पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का सोचा है और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, होपफुली बाय 23rd नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हम लोग ओपन करेंगे ये फैसिलिटी। ओपनिंग के साथ साथ सोचा ये है कि फर्स्ट वीक जो है ना फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज करें ताकि फॉर द फुल 1 वीक जो है ना हम फ्री आउट पेशेंट क्लिनिक कंसल्टेशंस अरेंज करें, फ्री मेडिकेशन दें पेशेंट्स को और जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको फ्री एडमिशन्स भी प्रोवाइड करें। तो कोशिश है अच्छी फैसिलिटी स्टार्ट करने की, अच्छा ट्रीटमेंट देने की, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की। सही कह रहे हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं जहाँ पर इवन नॉन मेडिकल और अगर मेडिकल हैं भी तो शायद ज़्यादातर MBBS लोग जो हैं वो
रिहेबिलिटेशन भी चला रहे हैं, साइकेट्रिक सर्विसेज भी रन कर रहे हैं, वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड सर्विसेज। उसमें ये कि एमबीबीएस तो मैंने भी किया एक वक्त पे, दैट गोज़ बैक अ लॉन्ग टाइम अगो। एग्जैक्टली। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर, जब मैंने एमबीबीएस किया था और अभी भी जो एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है साइकेट्री की उसमें, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं 5 सालों में। और फिर साइकेट्री को हमेशा बॉटम पे रखा गया है, मेंटल हेल्थ के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रहा है। तो इतनी ज़्यादा लर्निंग जो है, एक्सपीरियंस जो है, उन डॉक्टर्स को जो कि न्यूली जो हैं अभी एमबीबीएस करके निकलते हैं, उनको नहीं मिलता। और फिर इंटर्नशिप में भी वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट जो होती है ज़्यादा सर्जरी और मेडिसिन की होती है। बाय द टाइम वो इंटर्नशिप करके एमबीबीएस करके जब आते हैं अपनी सर्विस देने के लिए, तो साइकेट्री ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड होती है। तो फिर डेफिनेटली जब तक वो स्पेशलाइजेशन ना करें, उसमें कम से कम 5 से 8 साल ना गुजार लें ट्रेनिंग के साथ, बहुत मुश्किल होता है कि वो अच्छी ट्रीटमेंट दे सकें या अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है आम पब्लिक को जानना, और दूसरा देखना कि जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि लोगों को सही सर्विस और ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वो सेंटर्स के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं, तो उसके लिए तरीका यही है कि हम आपको बताते हैं हमेशा कि डॉक्टर साहब से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन के हवाले से, उसका तरीक़ाकार के हवाले से, ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, आप इश्यूज़ की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। एक तो मैं जब ये स्टडी करता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो रेजिलियंस कम है, दूसरा कन्फ्रंट करना जो है वो एक पूरी एक होल नेशन का जो है ना एक मिजाज बन चुका है। हर नेशन का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा शायद ये एक एरिया है कि कन्फ्रंट करते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि जिनके साथ नफ्सियात का कोई मसला हो, अगर उसकी हम मिजाज को ना समझ सकें तो फिर वो कन्फ्रंटेशन जो है ना वो बहुत आगे बढ़ जाती है। वो फैमिलीज़ के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आती है। कोई शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि इसके साथ, किसी फीमेल के साथ, मेल के साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। अभी रिसेंटली एक केस ऐसा आया कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि दो लड़कों ने अपने फादर को कत्ल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यकीनन इसका नफ्सियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और यकीनन ये सारे मामलात हैं। तो मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर भी बात हो, क्या इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तो डायग्नोसिस ज़रूरी है, जिसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से प्रॉब्लम अवेयरनेस की ही है एक, तो दूसरा ये कि ये समझना ज़रूरी है कि लोगों में ज़रूरी नहीं कि मेजर नफ्सियात के प्रॉब्लम्स ही हों। कई लोगों में पर्सनालिटी इश्यूज़ होते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जो कि साइकेट्री का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन एक्सेस वन जिसे हम कहते हैं कि स्टेट का चेंज हो जाना, मेंटल स्टेट का सडन चेंज होना, इंसान इखलाक का अच्छा था, सब्र था उसके अंदर, एक गुस्सा नहीं आता था, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं थी, सडन चेंज आ जाता है, तो वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन पर्सनालिटी जो है एक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना वो एक अलग एस्पेक्ट है, जिसको एवेल्यूएट करना और उसको मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपने बिल्कुल सही कहा, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, थायराइड लेवल्स पे जो हार्मोनल चेंजेस हैं। तो अगर हम डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को देखते हैं, तो जहाँ टीनेज स्टार्ट होती है वहाँ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है ना किक करता है, एग्जैक्टली। इंक्रीज होता है। तो आपके इस एज में आपको इरिटेबिलिटी भी नज़र आती है, एंजाइटी भी नज़र आती है, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स भी नज़र आते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है फैमिली को कि वो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे डील करें। फिर आप आगे देखते हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस बहुत कॉमन है, लोग बहुत समझते नहीं है इसको। मेंसेस से पहले जो है वो, उसके बाद जो मूड स्विंग्स आते हैं, जो एंगर, इरिटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, जब ये बहुत बढ़ जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो नफ्सियात में, साइकेट्री में इसका इलाज है। कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो उसको मैनेज कर सकती हैं, अच्छा, काउंसलिंग उसको मैनेज कर बिल्कुल ठीक सकती है। है। तो ये एक फ़ीमेल को समझना ज़रूरी है कि अगर ये इशू है या फैमिली में ऐसा ऐसा इशू चल रहा है किसी फीमेल के साथ, तो ये इलाज हो सकता है। और बाहर की कंट्रीज़ में इसको सीरियस लिया जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास लाया जाता है और प्रॉपर मैनेजमेंट कराई जाती है। फिर आगे देखें तो जब एक औरत की शादी होती है, जब वो प्रेगनेंसी से गुजरती है, तो बहुत एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स के लेवल्स जो है ना अप एंड डाउन होते हैं, होते हैं। और उसके साथ साथ जो मूड स्विंग्स आते हैं वो बहुत कॉमन है।
फिर प्रेगनेंसी के साथ जो इश्यूज हैं जो कि बहुत कम लोग समझते हैं, ये बात 80 से 90% फीमेल्स जो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं वो जस्ट फर्स्ट 7 to 10 days ले लें पोस्ट डिलीवरी, नफ्सियात के इश्यूज होते हैं। उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, एंजाइटी बहुत कॉमन होती है, इंसोम्निया या स्लीप के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं। तो ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फिर एक्चुअली देखें तो मेनोपॉज के टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू 40s एंड मिड 40s या 50s के करीब, तो जब वो पीरियड आता है जब लेवल्स ऑफ हार्मोन्स नीचे की तरफ जाना शुरू होते हैं, अगेन डिप्रेशन कैन किकिंग, एजिटेशन हो सकती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। और ये चीज़ें चेक हो सकती है हार्मोनल चेंजेस के साथ। ब्लड में चेक किया जा सकता है कि हार्मोन का लेवल क्या है, उसके सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, मूड को बेहतर बनाया जा सकता है। देन थायराइड जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, अगर हाइपो में हो या हाइपर में हो, दोनों सूरतों में जो है ना मूड चेंजेस आते हैं। तो इजी है, एक ब्लड टेस्ट है, देखना पड़ता है कि T3 T4 के लेवल कैसे हैं, थायराइड लेवल्स कैसे हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, और उसको भी मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। सो इन शॉर्ट जो है ना, ये देखना कि हार्मोनल चेंजेस के साथ अगर वेट चेंजेस आ रहे हैं तो फिर लोगों को चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, उनको शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, आप कैसे हैं? ऑलराइट, आई एम गुड। ये आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस देखिए, डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। ये K21 का ना, इट इज द बेस्ट प्रोग्राम जो आप कर रहे होते हैं माशाल्लाह। थैंक यू। और ये बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और उसकी नॉलेज देता है। यासिर, अब मुझे एक सवाल ये करना है डॉक्टर साहब से, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा, आप शायद आपका मौजू हो या ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्यों देखिए, आजकल जैसे अभी पिछले दिन पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी और एक बड़ा सिलसिला चला रहा। अब होता ये है कि इसके अंदर ना जो वार अपनी जगह अब फ्रंट पे होती है, बॉर्डर पे होती है, इससे डिफरेंट थिंग, बट एक वार होती है जो साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है ना, उसका दुनिया इंसान की जिंदगी बड़ा असर पड़ता है। और मैं खुद भी जाहिर है देख रहा होता हूँ, एक्टिव हूँ इस चीजों में। मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी जो मुख्तलिफ झूठी खबरें होती हैं उस पर यकीन कर लेते हैं और अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि दुनिया में एक चीजें, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए भी एक टीम होती है जो इसको कूप अप कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट टीम, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को मिसगाइड करती है और लोग जल्दी बहुत मिसगाइड होते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ जो आजकल, मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब से कहूंगा, डॉक्टर साहब इस बारे में भी कुछ एक बच्चों को या ट्रेनिंग सेक्टर या स्कूलों में बड़ी बेसिक लेवल पे तालीम देनी चाहिए कि ये जो आपकी जो वार चल रही साइकोलॉजिकल वारफेयर और जो सच्ची और झूठी खबरों का शऊर पैदा करना, ये हमने नहीं किया। अब इसकी वजह से ये खाली होता है कि हर आदमी झूठी खबर पे यकीन कर लेता है। मुझे लोग भेजते तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले कुछ सोच तो लो, कुछ तो उस पे आप तहकीक कर लो या अपने शऊर को बेदार कर लो। तो मैं इस चाहता हूँ कि आप इस मौजूद पे भी कोई बात करें, और क्योंकि ये इतने टेंशन में लोगों को डाल देता है, जो बात पे यकीन कर देते हैं, इस साइकोलॉजिकल वारफेयर को लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस बारे में कुछ फरमाइए। एजुकेशन भी क्योंकि नहीं है, या ये बड़ा सीरियस मामला है यकीनन। एक तो इसकी वजह से कि स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोग जिनको इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, सिचुएशन को नहीं जानते कैसे हैंडल किया जाता है, उनके लिए भी एक परेशान कुन चीज़ यकीनन है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। बात बिल्कुल सही है। दूसरी एजुकेशन की हवाले से बात है, वो यकीनन आगे चल के उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इसका समहाउ ताल्लुक ज़रूर इंसान की नफ्सियात से है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर जो कुछ किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि आपको जो है वो प्रेशर में रखा जाए और एक तनाव जो है वो उसको बढ़ाया जाए। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। अब ये सारी चीज़ें अगर इंसान को पता हो कि मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें हो सकता है, तो शायद मैं उसको कूप कर सकूं, ये बड़ा ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, क्या इसके ऊपर किया जा सकता है, और आप किस हद तक इसको बताते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? फिर रेगुलेट तो समाव हो जाएगा अगर उसका हार्मोनल इश्यूज है, बट ये कि उसको पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या कोई हाइपर एग्रेशन का अगर कोई है, उसको पता है कि मैंने अगर जब मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। जी बिल्कुल। देखिए, मूड चेंजेस हैं, एग्रेशन है, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके साथ ये सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इसको मैनेज करना दोनों एस्पेक्ट से, एक तो एजुकेशन के लेवल पे है, अवेयरनेस के लेवल पे है, समझा जाए, फैमिली अंडरस्टैंड करे इसको, आसपास के लोग उसको गाइड करें जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। इंसाइट की कमी भी होती है, कई लोगों के अंदर ये इशू होते हैं लेकिन वो नहीं समझते कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो आसपास उनके दोस्तों को या फैमिली को नज़र आ रहे होते हैं। बात फिर ये है कि उसको जब
ये पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल उस वक्त होता है जब ये उस पे खुद पे नेगेटिव असरात डाल रहा हो, उसके आसपास के लोगों पे नेगेटिव असरात डाल रहा हो और उसके फंक्शनिंग पे इफेक्ट कर रहा हो, मतलब वो काम पे जा रहा है या पढ़ रहा है या अपनी रिलेशनशिप में उस पर इफेक्ट्स आ रहे हो, तो ज़रूर एवेल्यूएशन कराना चाहिए, प्रॉपर एवेल्यूएशन कराना चाहिए। एंड रिजल्ट्स आर देयर कि जो अगर हम रूट कॉज देखते हैं उसका, और वो हार्मोनल भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी एस्पेक्ट भी हो सकता है, कोई साइकेट्रिक इलनेस भी हो सकती है, अगर वो मैनेज हो जाती है तो फिर उस मैनेजमेंट के साथ, चाहे वो मेडिकेशन रिलेटेड मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइकोथेरेपी हो या काउंसलिंग हो या ऐसी स्ट्रेटजीज हों जो इनके मैनेजमेंट को डील करना सिखाएं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों प्रैक्टिकल लेवल पे, तो फिर बहुत हद तक जो है ना ये डील हो सकता है। तो बात है पहले समझने की, उसको आइडेंटिफाई करने की, फिर सही जगह जाने की और उस ट्रीटमेंट को लेने की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और फिर मेकिंग श्योर कि वो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ शुरू के लेवल पे ना हो, उसे कंसिस्टेंटली किया जाए, तो फिर हमें रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं। और साइकाट्री में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं नफ्सियात में, लेकिन बात यह है कि लोग उस पर अमल नहीं करते, सही जगह जाते नहीं हैं, बहुत अलग अलग जगह भटक के फिर एंड में वहाँ जाते हैं। कई दफ़ा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है और उसको फिर ठीक करना और मुश्किल हो जाता है। जितना जल्दी उसको डील किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक है। मेडिकेशन के हवाले से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आया कि मेडिकेशन का होना फिर सही होना, अब तो पाकिस्तान में तो ये भी डिबेट है कि आया वो सही है या नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो शायद उतनी जल्दी उनको असर नहीं कर रही जैसे होना चाहिए, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये असली ना हो या जाली हो। अब ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसके ऊपर कि क्या अब बात की जाए, क्या वाक़तन ऐसा है जो हमारे यहाँ आपको इस किस्म की शिकायत आई है कि अगर मेडिसिन सही नहीं है तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम है? ज़रा ये भी बताओ। देखिए मेडिकेशन सही गलत तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है वही जितना क्या मसला, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ बॉडी के अंदर जाते ही सब कुछ सही कर दें? एग्जैक्टली ये है अब ये बात है परसेप्शन। कि कई ऐसे हैं जो बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं बेचारे, एक एक दो दिन उनका सफ़र करके आते हैं और सोचते हैं कि विद इन डेज मसला हल हो जाएगा। अब समझाना पड़ता है कि देखें अभी दवाई आज शुरू की है, उसका असर शायद 2 हफ्ते बाद शुरू हो, 3 हफ्ते बाद शुरू हो, इट्स अ स्लो प्रोसेस। हमें न्यूरोकेमिकल इम्बेलेंस करेक्ट करना या हार्मोनल चेंजेस हैं उसको करेक्ट करना, ये नहीं कि आपने दवाई दी, आपके पेट में गई और सारा मसला ठीक हो जाना विद इन द मैटर ऑफ 24 या 48 आवर्स। एक दो दिन का मसला नहीं है, ये मसला है 3-4 हफ्ते का या 6 हफ्ते भी ले सकता है। अब मसला, लोग दवाई शुरू करते हैं, 1-2 दिन लेते हैं, शायद 5 दिन लेते हैं, कहते हैं यार ये साइकेट्रिस्ट किसी काम का नहीं है, किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ। अब बात है उसने अगर सही मैनेज भी किया, उसको सही डायग्नोज भी किया और सही दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर दी, अगर उसको नहीं ली गई, शुरू के 7 दिन तो वैसे ही 5 से 7 दिन शायद माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बॉडी यूज टू होती दवाइयों के, माइल्ड नाउजिया हो सकता है, माइल्ड हेडेक हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, थोड़ी सी नाउजिएटेड फीलिंग हो सकती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बर्दाश्त करते हुए और फिर ले के वेट करना, कम से कम 14-15 दिन 18 दिन, फिर रिजल्ट नज़र आते हैं। अगर ये आप करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि बात प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इसलिए कि एक मेडिकेशन छोड़ के दूसरा और तीसरा ट्राई करने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस होते हैं, मुझे असरात या एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी ट्रीटमेंट लेने जाता है उसको चाहिए ये समझना कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसे हड्डी टूटती है। अब अगर कोई किसी हड्डी टूटी है, अगर डॉक्टर से कहता है हमें 1 हफ्ते के अंदर जुड़ जानी चाहिए, उसकी हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है 3 से 6 महीने है, डॉक्टर ने कह दिया, अब वो किसी तरह फास्ट नहीं होने वाला, वो अपना टाइम लेगी। इसी तरह दूसरी इवन इन्फेक्शन, एक माइल्ड इन्फेक्शन भी हुई है ना, वो भी 7 से 10 दिन ले लेती है। बिल्कुल ठीक है। ये तो मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये टाइम लेती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर एजुकेशन की कमी जो लोगों में है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यही वजह है कि अब हम ट्राई कर रहे हैं कि एजुकेशन, एक तो ये फोरम जिस पे मैं आ रहा हूँ और शुक्र है कि आप लोग हमें चांस देते हैं ये बात करने का, बोलने का, लेकिन लोग नॉर्मली अब यही करते हैं, मीडिया में उनको ये बोरिंग बातें नहीं सुननी, चाहे वो रियलिटी बेस्ड हो, उनको बातें सुननी है जो कि मज़ाहिया हो या एक दूसरे के बारे में जो है ना कमेंट्स कर रहे हों या सुपरफिशियल लेवल पे बहू सास के झगड़े हों या तो बात ये है कि हमारे अंदर सीरियस जो है ना वो सीरियसनेस की कमी है कौम में, और ये चीज़ ज़रूरी है कि लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए
और अपनी ज़िंदगी के बारे में कम से कम, कि देखिए फिज़िकल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, हमारी जिस्मानी और दिमागी हेल्थ दोनों बड़ी ज़रूरी है। अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो है ना खुश नहीं गुजर सकती। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ये ऐसा। बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है इन चीज़ों को। सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही हमारे यहाँ समझा जाता है। बड़ी हमारी अनफॉर्चुनेट ये रही है कि हमारे यहाँ ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसको कुछ ऐसा बना दिया गया। बड़ी अब तो खुदा का शुक्र है काफ़ी हद तक ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि शादी ब्याह की तकरीबात और ये और सारी चीज़ें, और फिर अजीब अजीब किस्म के मौज़ूआत पर डिस्कशन होना, अजीब अजीब लोगों को बिठाना। आई एम वेरी सॉरी, आपको यकीनन बुरी लगेगी, बल्कि इसलाह के लिए ज़रूरी है ये सारी बातें बताना, और ये मीडिया पे ही सब कुछ होता रहा। तो इसको सोर्स ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जब ये सिलसिला शुरू किया था, इसका मकसद यही था, हमें से कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, कोई इसका मॉनेटरी बेनिफिट हमें नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सोसाइटी को एजुकेट किया, और अल्लाह का शुक्र है आज उस जगह पर हैं कि बहुत सारे लोग देखते भी हैं, जैसे यहिया साहब बता रहे थे कि ये जो ऐसे लोग हैं जो वाक़तन सीखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी जो है वो ये रहा सारा सिलसिला। तो ज़रूर इसको सीखने की अगर गर्ज से अगर देखा जाएगा तो फिर आपको यकीनन चंद ऐसे प्रोग्राम ज़रूर मिल जाएंगे जिसमें इस किस्म की बात हो रही है। खुदारा ऐसी ही चीज़ों को अगर देखना ही शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर और जगह भी ये बात होगी। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। मैं देख रहा था, खुदा का शुक्र है अब तो इसका दिन भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। मेंटल हेल्थ के हवाले से अब बात हो रही है रेडियो के ऊपर, मैं सुनता हूँ, जहाँ पर बिल्कुल मुझे कोई सीरियस बात नहीं सुनने में आती, वहाँ पर भी इस किस्म की बातें अब हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब इसके हवाले से। अच्छा, मैं वो कंक्लूजन देख रहा था, आई डोंट नो उसकी सोच क्या है, अब हमारे यहाँ तो कहीं से भी घूम ले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एनजाइटी और डिप्रेशन, ख़ासतौर पर एनजाइटी के हवाले से बहुत तेज़ी से जो है केसेस बढ़ना शुरू हो गए। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते रहे हैं। आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है कि वाक़तन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमें हैंडल करना मुश्किल हो रहा है या जिसमें इजाफा हो रहा है वो डिप्रेशन और एंजाइटी ही है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड है बेसिकली। पूरी दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी टॉप टू जो है बीमारियों में से है, और ये बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स बड़े डिफरेंट हैं और ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटीज़, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर जो ये आजकल के हालात थे, पिछले दिनों वॉर का, जंग का ख़तरा, सारे लोग परेशान होते हैं। हम एक ऐसी रैट रेस में हैं, एज मेजॉरिटी जो कॉम है, मिडिल क्लास आप देख लें, कि जो ये सोचती है कि बिल वो कैसे भरेंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे, पेट्रोल, घर का किराया, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ पे परेशान हैं। तो इसके साथ एंजाइटी का बढ़ना और डिप्रेशन का बढ़ना जो है ना, अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझता हूँ। लेकिन दूसरे भी इश्यूज़ हैं यासिर। हम अपनी एंजाइटी बढ़ाते भी हैं, अपना डिप्रेशन बढ़ाते भी हैं। वो लोग जो कि शायद इस मामले में ज़्यादा परेशान नहीं उनको होना चाहिए, जब उनके इनकम आती है तो उसको मिसमैनेज करते हुए वो ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि वो अपनी एंजाइटी जो है वो बढ़ाते हैं, डिप्रेशन बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सॉरी। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा था कि सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में बन चुका है वो ये एक एनवी और जालसी, जो पहले थी तो सही मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब एक बड़े अजीब से कॉम्प्लेक्स में लोग जा चुके हैं। एक तो जैसा भी मैंने ब्रेक में आपको बताया कि क्या कुछ हो रहा है, और दूसरा ये कि वो जब सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देख रहे हैं तो ये चीज़ उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पैदा होता जा रहा है, जिसका सामना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। फिर वो उसको अचीव करने के लिए, जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ है, वो अनरियल है, लेकिन उसको अचीव करने की कोशिश और एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल में अभी तक इसको रियलाइज़ नहीं कर सका। ये एनवी और जेलसी इतनी ख़तरनाक चीज़ है। प्लीज़ जी, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और मैं समझता हूँ जिस इन्वायरमेंट में अब हम हैं, अगर यही इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पहले होती तो शायद जेलसी और एनवी उस वक्त भी इतनी ही होती, या शायद इससे ज़्यादा। वजह शायद ये है कि देखिए, आज से 3-4 डिकेड्स पहले, 30-40-50 साल पहले लाइफ बड़ी सिंपल थी।
मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीविज़न एग्जिस्ट करता था, कई कुछ घरों में एक गाड़ी होती थी तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लाइफ सिंपल होती थी, बाप काम करता था, माँ घर पे होती थी, नीड और रिक्वायरमेंट जो है लाइफ की बड़ी कम होती थी, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना वो गिनी चुनी थी। अब वक्त के साथ साथ जितनी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब वो माइक्रोवेव, डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन और एंड यू नेम इट, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड ऑन होते ऐड जा रहे होते हैं। गए, टेलीविजन हर चार चार छः छः आ रहे हैं घरों में, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एंड यू नेम इट, फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया। अब बात ये जितनी चीज़ें आप एक चीज़ करते हैं, आपके शायद 500 से 1000 1500 दोस्तों को पता चल जाता है कि इसने नई गाड़ी ली है, इसने इस घर में मूव किया है, इसने इस हॉलीडे पे गया है, ये खाने खा रहा है। तो डेफिनेटली जितना इंसान देखता है और अपने आप को कंपेयर करता है किसी के साथ, जेलसी तो होनी है, एनवी तो होना है ना। तो बात ये कि पहले लोगों को इतना प्रमोट करने का अपना जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, कोई ज़रिया नहीं था ऐसा। सिंपली ज़्यादा तो पता चलता था कि बहन भाई करीबी रिश्तेदार या नेबर्स को इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता होगा कि इस घर में क्या चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अब जो है ना, इट्स जस्ट क्लिक, एक बटन दबाना है आपको, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, एंड पीपल नो कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ गया है। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और फिर वो एक कंपैरिजन जो बढ़ते हैं ना, वो कि इसने ये किया तो मुझे इससे बेहतर करना है, इससे अच्छा करना है। और फिर उस चक्कर में जो है आप अपने जो है सुकून को जो है ना ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली आप उसके पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं कि बस मैं ये चीज़ करनी है, यही मेरा एम है इस वक्त। तो एंड ऑफ द डे आप अपनी एंजाइटी को भी बढ़ाते हैं, अपने डिप्रेशन को भी बहुत बढ़ा देते हैं। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या है, आपने वो चीज़ अचीव कर भी ली, तो नेक्स्ट उसके बाद ये चीज़ कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। मरने तक जो है ना ये कंपटीशन चलता रहेगा और आप एंजाइटी में ही रहेंगे, डिप्रेशन में ही रहेंगे। आपको खुद ये देखना है कि आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप मीडिया में डालें, आप जिस चीज़ में खुश हैं वही आपके लिए काफ़ी है। वरना आपको कंपैरिजन नहीं करना है तो आपको दुनिया में आप बिल गेट से कंपैरिजन कर लें, आप बड़े बड़े टॉप 100 रिचेस्ट पीपल से कंपैरिजन कर लें, खूबसूरत औरतों से कंपैरिजन कर लें, औरतें कंपेयर कर रही हैं तो अपनी फील्ड में किसी से भी कंपैरिजन कर लें, चाहे वो फेम के हवाले से हो, शोहरत के, या पावर के हवाले से हो, या मटेरियलिज्म या पैसों के हवाले से हो। ये कंपैरिजन जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। जिस जिस पोजीशन पे आप हैं, अगर उसी में आप खुश हैं और जो आप कर रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं, उसका एक पर्पस है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ चांसेस हैं कि आपका दिमागी सुकून, आपकी नींद बहुत बेहतर होगी और आपके एंजाइटी लेवल्स और डिप्रेशन जो है ना वो इतना हाई नहीं होगा, कि इसलिए कि आप अपने आप से मुतमईन हैं। इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक, ये रिपीटेडली मैं कहता हूँ, अंदर से आप मुतमईन है कि नहीं है। बाहर से किसी को दिखाना और एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस के कोई कहेगा तो मुझे खुशी मिलेगी कि भाई वाह क्या बात है, आपने ये डिज़ाइनर चीज़ पहनी है या ये गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे, बिकॉज उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें लिमिटलेस हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं जैसे भी ब्रेक में आपसे बात कर रहा था कि ये जो फियर है, फियर ऑफ एजिंग, ये मुझे अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ भी नज़र आ रहा है, बाहर भी नज़र आ रहा है। बाहर तो शायद मैंने इतना कंपटीशन नहीं देखा, बट हमारे यहाँ ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। अब ये फेयर आपको किस तरफ लेकर जा रहा है? क्या इसका मुकाबला करने के लिए सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट्स हैं जिसको ख़वातीन ख़ास तौर पे परस्यू कर रही हैं, ये ज़रूरी है? मैं चाहता हूँ ज़रा बात क्लियर हो जाए, देख रही होंगी, उनको बात समझ में भी आए कि ये इतनी बुरी चीज़ है जिससे हम इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं, और अगर आपने इसको डिसीव करना है तो मेरे ख्याल में हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतरीन ऑप्शन होगा, आगे चल के बता दूंगा। लेकिन ये जो फियर है ये किस तरफ लेके जा रहा है? वे भी हेडिंग बहुत गलत है ये। देखें, जितना फियर होगा उतना स्ट्रेस होगा, जितना स्ट्रेस होगा उतना कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़ेंगे, जितने कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिंकल्स आएंगी, आपकी एज जल्दी बढ़ेगी। देखें, अगर आपको यंग रहना है, पहली बात है कि एज जो है इट्स प्रोसेस। कल आप, आज अब मैं एज में बढ़ गया हूँ, कल और एक दिन बढ़ जाऊँगा, तो आप इसको तो रोक ही नहीं सकते एज को। और एज पे जो है ना डरना या उसके खौफ होना वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये रिवर्सिबल है ही नहीं। हाँ, ये है कि इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये देखा गया है और ये स्टडी है कि जो लोग
सुकून में हैं, जिनके स्ट्रेस लेवल्स कम हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जो मोटिवेटेड हैं, रेजिलिएंट हैं, बड़ी सी बड़ी मुश्किलात को फेस कर सकते हैं खुशी से, लॉसेस को डील कर सकते हैं, वो यंग रहते हैं और लगते हैं। जी। अपनी एज से हो सकता है 5-10 साल ज़्यादा यंग लगें, विदाउट यूजिंग एनी क्रीम, विदाउट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के। उसकी वजह है कि उनके अंदर एक जज्बा होता है आगे बढ़ने, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, सीखने की जस्तुजू होती है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश होती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए होती है। और वो लोग जो हैं स्ट्रेस से नहीं गुजरते। जब कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, जैसे स्ट्रेस क्या है, हमारा अपना नज़रिया है। एक चीज़ जो है मेरे लिए अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट ला सकती है, उसे मैं फेस करके एज ए चैलेंज ले सकता हूँ, उससे सीख सकता हूँ, उससे आगे बेहतर पोजीशन पे आ सकता हूँ। वही चीज़ किसी और के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकती है, कहते हैं अभी इसको मैं डील ही नहीं कर सकता, ये मैं, और वहाँ पे वो फेलियर फील करता है। फिर गिरना जो है ना बुरा नहीं होता, इवन फेलियर इज़ नॉट बैड। अगर आपको फेलियर को ये देखें कि मैं इसको सीखने के लिए है, मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई मेरी ज़िंदगी में तो मुझे इससे सीख के आगे बढ़ना है, तो फिर आप कभी रिग्रेट्स नहीं करेंगे, रिजेंटमेंट नहीं होगी। ये जो रिजेंटमेंट है ना, और ये जो आपको सेंस ऑफ फेलियर है और पास्ट के गिल्ट और ब्लेम है, ये आपको पास्ट में होल्ड करके रखते हैं। और जब वो आपको होल्ड करके रखते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस में लेके जाएगी वो आपकी एज को बढ़ाएगी। ये तो फैक्ट है, एज तो बढ़नी ही बढ़नी है। बात लुक्स की है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी एज से कम लगें। आप उन लोगों में देखेंगे जो ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बहुत डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, पैशनेट हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है, ज़िंदगी होती है। और वो ऐसे लोग हैं जो कि आगे वो वही पर्सनालिटीज़ आपको देखना अच्छा लगता है। उनके चेहरे पे एक ख़ास ऑरा होता है, या एक क्या कहते हैं, चमक होती है। तो बाकी जो आपकी ये क्रीम्स हैं या बाकी जो ब्यूटिशियंस आपको बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल वो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर फिज़िकल लेवल्स पे तो आप खुद बताना चाह रहे हैं कि पानी पियो, आप बाकी हेल्थ लाइफस्टाइल, अच्छी वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी हेल्थ स्टाइल लें, टाइम पे सोएं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आपको पता है कि आप इजीली हारते नहीं हैं, आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं और आप लड़ सकते हैं प्रॉब्लम से, और सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर है, चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, तो फिर आपकी एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा खौफ होगा एजिज्म का, उतना ज़्यादा आपको आप ज़्यादा लगेंगे एज तेज़ी से आपके लिए ऊपर जो है ना ये प्रॉब्लम आती चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब तो लाइफ में से सब कुछ ख़त्म हो गया, स्टडी चली गई है इसके अंदर से, इसके अंदर रीडिंग चली गई, इसके अंदर सब कुछ जा चुका है। तो अक्सर लोग पूछते हैं तो हम उनको यही मशवरा देते हैं कि टेक अ स्टेप बैक। ये ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा कम करने की आदत डालना अगर शुरू कर देंगे, या अगर एक कदम पीछे हो जाएंगे। आजकल देख रहा हूँ काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स है ना उसको गिव अप उन्होंने कर दिया है, और इसकी जगह जो पहले जो फ़ोन्स इस्तेमाल होते थे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है, मगर ये कि अगर आप इसका इस्तेमाल कम करेंगे तो यकीनन हो सकता है इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएं। और ये जो सोशली एक चक्कर है कि वो क्या कर रहा है, वो कौन सा मुल्क ट्रैवल कर रहा है या कहाँ पर वो डाइनिंग कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखना कम कर देंगे तो ये भी एक बड़ी वजह बनेगी कि आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे ख़वातीन कोशिश करें इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज क्या होगा उनके लिए? एक तो मैंने बता दिया, यकीनन बड़ी सख्त बात है, मगर जब इसके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर काम करेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर करें, क्योंकि यही सारी बीमारियों को हमारे जो है वो जन्म दे रही है। जी देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस है, आप फिज़िकली एंड मेंटली हेल्दी हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को पहले से बेहतर बनाएं, एवरी स्टेप जो आप ज़िंदगी में ले रहे हैं सोच समझ के लें, कैलकुलेटेड लें,
और अगर गलत डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में आप ले लेते हैं, उससे सीखें और आगे बढ़ें, राइट। उसी जगह पे फंस ना जाएं। और आप अपने ही तजर्बात से सीखेंगे और उसी से बेहतर बन सकते हैं। दूसरों के तजर्बात से भी सीखना चाहिए, बिल्कुल। ये इजी वे है, क्योंकि गिर के सीखना एक तरीका है और दूसरे जब गिरते हैं और बताते हैं कि हम गिर गए थे और ये वजह थी, हम उसे एग्जैक्टली। शायद नहीं समझते और सुनना नहीं चाहते जब तक खुद ना गिरें। वेरी हैंडी तो एडवाइस, बिल्कुल ठीक है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए और उसको बेहतर बनाना है। लेकिन फर्स्ट चीज़ है, आप वाकई से बेहतर बनाना चाहते हैं, इसे सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा नज़र आता है कि लोग इसको सीरियस लेते नहीं हैं और वो चीज़ें सीखना नहीं चाहते, वो क्यूरियस नहीं हैं, वो लर्निंग उनकी इतनी नहीं है। और वो एजुकेशन तो देखिए बात का स्टेप है। आप एजुकेशन उस फर्स्ट चीज़ इज़ क्यूरियोसिटी, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर जस्तुजू है सीखने की, राइट। फिर एजुकेशन तो ऑटोमेटिकली आएगी। एग्जैक्टली। हर चीज़ में एजुकेशन है, चलते फिरते एब्सोल्युटली। एजुकेशन है, सबसे इन्वायरमेंट में सबसे एजुकेशन है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बहुत बेहतर बना सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन अपने आप फर्स्ट स्टेप्स आपके अच्छी सीखे होने चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और यकीनन ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और ख्याल ये है कि ये बात आपको समझ भी आई होगी। अब क्योंकि वक्त हमारा प्रोग्राम का जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आएंगे तो और बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।